बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और गंगा यमुना के पवित्र जल के बीच बसा एक विशाल और सुंदर देश था भारत। भारत कोई साधारण देश नहीं था। यह रंग बिरंगे त्योहारों, अनगिनत भाषाओं, विविध रीति रिवाजों और वीर योद्धाओं की भूमि थी। यहाँ के लोग अलग अलग वेशभूषा पहनते, अलग अलग भाषाएं बोलते, अलग अलग भोजन खाते, लेकिन दिल से सब एक थे। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक बालक से, जो काशी के एक छोटे से गांव में रहता था। आरव जिज्ञासु था और हमेशा अपने दादाजी से सवाल पूछता। दादाजी, हमारा भारत इतना खास क्यों है? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, भारत एक ऐसा बगीचा है जिसमें हर फूल अलग रंग का है, लेकिन सब मिलकर उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। यहाँ वेदों की अर्चाएं भी गूंजती हैं और सूफी संतों के गीत भी। एक दिन दादाजी आरव को एक पुराना संदूक दिखाते हैं, जिसमें पन्नों पर भारत की पुरानी कहानियां दर्ज थीं। पहला पन्ना खोला तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र बना था। मिट्टी के मकान, नहरें और मोहनजोदड़ो की नृत्य करती युवती की मूर्ति। दूसरे पन्ने में मौर्य और गुप्त काल की स्वर्णिम कहानियां थीं, जब विश्वविद्यालयों में नालंदा और तक्षशिला जैसी विद्यापीठें थीं। तीसरे पन्ने में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई के चित्र थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। आरव की आंखें चमक उठीं। दादाजी, हमारे देश ने कितने कठिन समय देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पन्नों में आगे चलते चलते आरव को 1857 की क्रांति के चित्र मिले। मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी, फिर महात्मा गांधी का चरखा, भगत सिंह की शपथ, नेहरू के सपने और लाखों लोगों का संघर्ष। दादाजी बोले, बेटा, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन असली आजादी तब होगी जब हर नागरिक शिक्षित, सम्मानित और खुशहाल होगा। आरव बड़ा होकर देश भर की यात्रा करता है। कश्मीर की बर्फीली वादियां, राजस्थान का थार रेगिस्तान, केरल की हरी भरी बैकवाटर्स और मेघालय के बादलों का राज्य। उसे एहसास होता है कि भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि दिलों का संगम है। यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान जैसी उपलब्धियां हैं, खेल में मेडल जीतते खिलाड़ी हैं और कला में दुनिया को चकित करते कलाकार हैं। यात्रा के अंत में आरव अपने गांव लौटता है और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करता है। वह कहता है, अगर हमें भारत को सशक्त बनाना है, तो हमें खुद बदलना होगा, शिक्षा, मेहनत और एकता से। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। यहाँ भाषाएं अलग हैं, पर भाव एक। धर्म अलग हैं, पर प्रेम एक। भारत एक किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने में एक नई कहानी छुपी है, और हम सब उस कहानी के पात्र हैं। कहानी 2। गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन भर वह ईंट गाड़ा ढोता, धूप में पसीना बहाता और शाम को थका हारा अपने झोपड़े में लौट आता। रामू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मेहनत और ईमानदारी। उसके पास बहुत धन नहीं था, पर दिल बड़ा था। वह मानता था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रामू की एक छोटी बेटी थी, गुड़िया। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना चमकता था, मगर मजदूर बाप के लिए यह सपना बहुत बड़ा था। कई बार रामू सोचता कि कैसे बेटी की पढ़ाई कराएगा, पर फिर मन में ठान लेता, मेहनत करूंगा, चाहे अपनी जान लगा दूं, पर बेटी का सपना पूरा करूंगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह काम पर निकल पड़ता। गर्मी की तपती दोपहरियां हो या सर्दी की कड़कती ठंड, रामू कभी पीछे नहीं हटा। गांव के लोग कहते, रामू, तू इतना क्यों खटता है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रामू मुस्कुराकर कहता, मेरे लिए आराम मेरी बेटी की मुस्कान है, और उसकी मुस्कान तभी आएगी जब उसका सपना पूरा होगा। समय बीतता गया। गुड़िया ने मेहनत से पढ़ाई की और रामू ने दिन रात खून पसीना बहाकर उसका खर्चा उठाया। कई बार भूखा रहकर उसने बेटी की किताबें खरीदी। कई बार अपने फटे कपड़ों की परवाह किए बिना बेटी की फीस जमा कराई। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। गुड़िया ने परीक्षा पास की और डॉक्टर बन गई। जिस दिन वह सफेद कोट पहनकर अपने पिता के सामने खड़ी हुई, रामू की आंखों में आंसू थे। उसने बेटी को गले लगाया और बोला, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अब मुझे किसी महल की जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख तेरी कामयाबी है। गांव के लोग हैरान थे कि एक साधारण मजदूर भी इतना बड़ा सपना पूरा कर सकता है। सबने रामू की तारीफ की और कहा, सच्चा हीरो वही है जो अपनी मेहनत और त्याग से आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल दे। मैसेज, यह कहानी हमें सिखाती है कि मजदूर चाहे गरीब हो,
पर उसका परिश्रम सबसे अमूल्य होता है। मेहनत, त्याग और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।